चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और ये थ्योरम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एडवांस कैलकुलस का यूनिट 1 सीक्वेंस का ये थ्योरम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक खास बात यह है कि इस थ्योरम में हमने बहुत सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है आर का पूर्णतः अभिग्रहित और साथ ही साथ जो सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशंस है वो भी यहाँ इस्तेमाल हुई है। तो इन डेफिनेशंस के लिए आप जरूर इसके ठीक पहले वाला वीडियो वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनमें सारी डेफिनेशंस को बहुत डिटेल से बताया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि वास्तविक संख्याओं का एक दिष्ट अनुक्रम अभिसारी होता है यदि और केवल यदि वह परिबद्ध हो। ठीक है, ये सभी डेफिनेशंस, क्या होता है परिबद्ध अनुक्रम, क्या होता है अभिसारी अनुक्रम, एक दिष्ट अनुक्रम क्या होता है, ये सब अच्छे से समझाए जा चुके हैं। आप जरूर पिछले वीडियो जाकर जरूर देखें। तो चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम ये कहना चाहता है कि अगर कोई सीक्वेंस एक दिष्ट है, ठीक है, तो यानी एक दिष्ट में दोनों आ जाता है, एक दिष्ट वर्धमान और एक दिष्ट ह्रासमान, यानी या तो वो बढ़ रहा हो या तो वो घट रहा हो। ठीक है, अगर उसके पद, सीक्वेंस के पद अगर क्रमशः बढ़ते जाते हैं तो एक दिष्ट वर्धमान कहलाएगा, और सीक्वेंस के पद अगर क्रमशः घटते जाते हैं तो वो एक दिष्ट ह्रासमान कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई अनुक्रम एक दिष्ट है ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो उसके बाद ये शर्त है कि वो अभिसारी होगा यदि और केवल यदि वह परिबद्ध हो। यदि और केवल यदि आ गया मतलब आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा। पहले अभिसारी लेकर के आपको परिबद्ध प्रूफ करना पड़ेगा और परिबद्ध लेकर के आपको अभिसारी प्रूफ करना पड़ेगा। तो और प्रश्न में दिया है कि सीक्वेंस के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी क्वालिटी है कि वो एक दिष्ट है। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ और इस पे बेस्ड फिर बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। जब भी प्रश्न में या जब भी प्रमेय में हमारे पास अगर ये शब्द दिखे यदि और केवल यदि, तो समझ लीजिए कि उस थ्योरम को हमको दोनों तरफ से प्रूफ करना है, यानी कि उन दोनों तरफ, यानी कि दो कंडीशंस, एक है केवल यदि प्रतिबंध यानी ओनली इफ कंडीशन, और एक है यदि प्रतिबंध यानी इफ कंडीशन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रतिबंध आवश्यक है और प्रतिबंध पर्याप्त है, यानी कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज सफिशिएंट। तो अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है। यानी इसमें पहला केवल यदि प्रतिबंध मतलब आप ये मानेंगे कि वो सीक्वेंस जो है एक दिष्ट तो है ही, लेकिन आप उसको क्या मान रहे हैं, एक दिष्ट होने के साथ साथ क्या मान रहे हैं, अभिसारी अनुक्रम है। और थ्योरम का कहना है कि अभिसारी होता है यदि और केवल यदि वह परिबद्ध हो, यानी अगर आपने अभी अभिसारी इसको मान लिया है तो इसको आपको परिबद्ध सिद्ध करना है, और अगले क्रम में आपने इसको परिबद्ध मान के चला है तो उसको अभिसारी सिद्ध करना है। तो ये वाला जो है जिसमें अपन ने वास्तविक संख्याओं के एक दिष्ट अनुक्रम को हमने अभिसारी मान लिया है और हमको परिबद्ध सिद्ध करना है, तो ये थ्योरम यानी कि अगर कोई अनुक्रम अभिसारी है तो निश्चित रूप से वह परिबद्ध होगा। ये थ्योरम भी हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। आप उस थ्योरम को भी जाकर के अच्छे से देखिए। वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ऐसा सिद्ध किया जा चुका है, आप देखना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देना भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। ठीक है, अब देखिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि चूंकि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है इसलिए Sn परिबद्ध अनुक्रम है। यहाँ हमने डिटेल में उस चीज को प्रूफ नहीं किया है, मगर आप उसका प्रूफ जरूर देखिएगा। अब इफ कंडीशन में आते हैं, यानी यदि प्रतिबंध, तो इसमें हमको क्या मान के चलना पड़ेगा, इसमें हम परिबद्ध मान के चलेंगे उस एक दिष्ट अनुक्रम को। ठीक है, एक दिष्ट है वो ये तय है। ठीक है, एक दिष्ट तो प्रश्न में दिया ही है, थ्योरम खुद कह रहा है कि अनुक्रम एक दिष्ट है। बातें किन के बीच चल रही है, अभिसारी होगा तो परिबद्ध होगा और परिबद्ध होगा तो अभिसारी होगा। तो हमको ये दोनों चीजें सिद्ध करनी है। एक दिष्ट वो है ही। ठीक है, तो मान लो Sn वास्तविक संख्याओं का एक दिष्ट परिबद्ध अनुक्रम है और अब हमें सिद्ध करना है कि वो अभिसारी है। तो अब अगर वो एक दिष्ट है तो एक दिष्ट में दो ऑप्शन है कि वो एक दिष्ट वर्धमान हो सकता है या फिर एक दिष्ट ह्रासमान हो सकता है, यानी सीक्वेंस के पद क्रमशः बढ़ते हुए हो सकते हैं या क्रमशः घटते हुए हो सकते हैं। बहुत सारे इसको भी कई बार समझाया जा चुका है। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस 1/n है, अगर आप इसको
इस तरीके से लिखोगे 1 1, n का मान 1 2 3 4 रखते जाओगे 1/3 1/4 इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस के पद क्रमशः क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 1, अगला वाला 1/2, अगला वाला 1/3, फिर 1/4, तो क्रमशः घटते जा रहे हैं। तो ये एक दिष्ट ह्रास मान है। और अगर मान लो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, मान लो 1/n की जगह मैंने सिर्फ n लिखा होता तो सीक्वेंस किस तरीके से चलता, 1 2 3 4। तो ये सीक्वेंस के पद क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। तो इस समय ये क्या कहलाता है, ये सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान कहलाता। तो हमने कहा कि भाई अगर सीक्वेंस एकदिष्ट है तो दो ऑप्शन है, या तो सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान होगा या फिर सीक्वेंस एकदिष्ट ह्रासमान होगा। तो आप आगे की कहानी के लिए आपको कुछ एक मान के चलना पड़ेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एकदिष्ट वर्धमान है, ठीक है। तो सीक्वेंस को आपने एकदिष्ट वर्धमान मान लिया। अब चूंकि अनुक्रम क्या है, परिबद्ध है, परिबद्ध यानी बाउंडेड है, बंधा हुआ है। अभी सारी आपको सिद्ध करना है ना। तो कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाता है, अगर वो अपर बाउंडेड भी हो और लोअर बाउंडेड भी हो, यानी कि उस सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड का भी अस्तित्व होना चाहिए और लोअर बाउंड का भी अस्तित्व होना चाहिए। अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होते हैं ये भी सब अच्छे से समझा चुके हैं, आप जरूर देखना। लोअर बाउंड उस संख्या को कहते हैं जिसके लिए आप ये कह सके कि सर सीक्वेंस के सारे टर्म्स उस पर्टिकुलर संख्या से बड़े या बराबर हैं, यानी उस संख्या से छोटा सीक्वेंस का कोई भी मेंबर नहीं है, तब वो संख्या कहलाएगी लोअर बाउंड। और अपर बाउंड किसे कहेंगे, अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसके लिए आप ये कह सके कि सर सीक्वेंस के सारे मेंबर्स उस पर्टिकुलर संख्या से छोटे या बराबर हैं, कोई भी मेंबर उस संख्या से बड़ा नहीं है, तब वो संख्या कहलाएगी अपर बाउंड। और ये अपर और लोअर बाउंड दोनों ही अगर अस्तित्व में हो तब ही वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाती है, ठीक है। तो सीक्वेंस परिबद्ध है, इसलिए इसका परिसर यानी रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस वो भी परिबद्ध होगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि सीक्वेंस अगर परिबद्ध है तो उसका रेंज सेट भी परिबद्ध होगा। और अब आता है आर का, आर में जो पूर्णता अभिग्रहित वाली प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं तो वो अब हम इस्तेमाल करेंगे। आर में पूर्णता अभिग्रहित जस्ट पिछले वीडियो में अच्छे से बताया जा चुका है, आप उसको देखें। आर में पूर्णता अभिग्रहित ये कहता है, उसमें भी दो हिस्से हैं। अगर कोई सेट अपर बाउंडेड है, अब ऊपरी तरफ से परिबद्ध है, तो निश्चित रूप से उसका सुप्रीमम का अस्तित्व आर में होगा। और वैसे ही अगर ए लोअर बाउंडेड है तो उसके इन्फीमम का अस्तित्व भी किसमें होगा, आर में होगा, ठीक है। तो ये सुप्रीमम और इन्फीमम के अस्तित्व की बात करता है जो कंप्लीटनेस एक्सिम्स है, यानी पूर्णता अभिग्रहित जो है वो सिर्फ किसी भी सेट जो कि अपर बाउंडेड है या लोअर बाउंडेड है तो क्रमशः उसके सुप्रीमम या इन्फीमम की बातें करते हैं और कुछ नहीं है। बहुत सरल सा एक अभिग्रहित है ये। तो एस अगर देखो एस जो है परिबद्ध है, तो परिबद्ध होने के नाते वो ऊपरी परिबद्ध भी होगा, निम्न परिबद्ध भी होगा। तो हमने लिखा है कि एस ऊपरी परिबद्ध होगा, कोई एक लेके चल रहे हैं अपन, इसलिए आर में पूर्णता अभिग्रहित से एस का जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम को हम लोग लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं, याद रखेंगे आप। लीस्ट अपर बाउंड यानी निम्नतम ऊपरी परिबंध, निम्नतम ऊपरी परिबंध का भी अस्तित्व होगा, ठीक है। इसी को हम सुप्रीमम भी कहते हैं। और आर में पूर्णता अभिग्रहित इसी के अस्तित्व के बारे में आपको बताता है कि जरूर उसके सुप्रीमम का यानी लिस्ट अपर बाउंड का अस्तित्व होगा। तो मान लो एस का जो लिस्ट अपर बाउंड है वो हमने क्या मान लिया, एल मान लिया, ठीक है। इसके बाद लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम की ही डेफिनेशन से ये दो वाक्य आपको मिल रहे हैं। ये दो कथन सुप्रीमम की डेफिनेशन से लिए गए हैं, जस्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो क्या है सर एक्चुअली डेफिनेशन क्या है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड से नाम से पता चलता है कि पहली बात तो ये अपर बाउंड है सर, क्योंकि आप इसको लिस्ट अपर बाउंड बोल रहे हैं मतलब अपर बाउंड तो है ही। उसके बाद ये लिस्ट भी है, लिस्ट क्यों बोल रहे हैं, कम से कम यानी छोटा से छोटा अपर बाउंड क्यों, क्योंकि ये और बाकी सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा है, इसलिए लिस्ट अपर बाउंड। तो इसके लिए मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी, मतलब इसी डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है ये। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कम से कम एक ऐसे अवयव, सीक्वेंस के एक ऐसे अवयव एस एन, ये एस जो है रेंज सेट है, उसके एक ऐसे अवयव जिसका नाम हमने एस एम दिया, उसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एम होगा। डेफिनेशन में हमने ये एल 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 की जगह कैपिटल एम इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से देखना। यहाँ पे हमने एल लिया हुआ है क्योंकि इसी एल को हम लोग इस सीक्वेंस का लिमिट के रूप में दिखाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने एल लेकर के चला है। तो ये एल जो है वो एस का क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया।
माने अपन, और उसके बाद सुप्रीमम की डेफिनेशन से ये दो चीजें मिल गई कि सुप्रीमम होने के नाते पहली शर्त तो ये है कि वो एल सीक्वेंस के समस्त टर्म से बड़ा या बराबर होगा, यानी सीक्वेंस का कोई भी टर्म उस एल से छोटा आपको मिलेगा नहीं। और दूसरी शर्त ये है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए सीक्वेंस के रेंज सेट के अंदर कम से कम एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए जिसके लिए आप ये लिख सके कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एम, ठीक है, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एम, ये आपको सुप्रीमम की डेफिनेशन से आया हुआ है। अब देखते हैं, अरे सीक्वेंस को हमने क्या माना था, एक दिष्ट वर्धमान माना था, सीक्वेंस को हमने एक दिष्ट वर्धमान माना था। तो एक दिष्ट वर्धमान किसको बोलते हैं कि आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो सीक्वेंस के टर्म्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तीसरा टर्म दूसरे टर्म से बड़ा या बराबर हो सकता है, चौथा टर्म तीसरे टर्म से बड़ा या बराबर हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही 19वां टर्म 18वें टर्म से बड़ा या बराबर होगा। तो वैसे ही आप देखो, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिखा हूं मैं, n बड़ा बता रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर n बड़ा बता रहे हो सर, बड़ा या बराबर बता रहे हो, तो उसके लिए फिर Sn बड़ा या बराबर होगा Sm से। जो नंबर बढ़ा उतने नंबरवे का टर्म भी बढ़ा, ठीक है। वर्धमान की यही क्वालिटी होती है कि 18वां टर्म 17वें से बड़ा होगा, क्योंकि है ना भाई, 18 यानी अगला टर्म है, 17वां पिछला टर्म है, तो वर्धमान में क्या होता है, अगला वाला पिछले वाले से बड़ा होगा। तो वैसे ही अगर n बड़ा दिख रहा है आपको m से, बड़ा या बराबर दिख रहा है m से, तो वैसे तो इसीलिए Sn भी बड़ा या बराबर होगा Sm से, वर्धमान होने के कारण, ठीक है। वैसे ही अगर हासमान होता तो क्या होता, अगर n बड़ा या बराबर है m से, तो ये बड़ा है ना, तो वो हासमान में आगे जाते जाने से सीक्वेंस के पदों का जो मान है कम होते जाता है। तो इसमें क्या होता पता है, Sn लेस देन इक्वल्स टू Sm हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा मिलता है, n अगर बड़ा है m से तो Sn छोटा हो जाएगा। जैसे ये वाला देखो, तीसरा पद, पद तीसरा है, दूसरे पद से छोटा है, ठीक है। तो n का मान बढ़ते जाने से पदों का मान कम होते जाते हैं। तो ये सीक्वेंस सॉरी हाँ, ये जो है वर्धमान होने के नाते हमने ये लिख दिया Sm लेस देन इक्वल्स टू Sm, ठीक है। अब देखो कि कथन 1 और 2 और इसके मिलाने से कैसे ये नया कथन तैयार होता है, सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये Sm लेस देन और इक्वल्स टू Sn है, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद Sm से छोटा L माइनस एप्सिलॉन है, वो यहाँ से आ गया। Sm से छोटा है L माइनस एप्सिलॉन, यहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये आया कि Sn लेस देन इक्वल्स टू L, वो यहाँ से आ गया, ये देखो Sn लेस देन इक्वल्स टू L, मतलब ये लिख करके उसके सामने में लेस का साइन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा के मैंने ये वाला लाइन लिख दिया L। उसके बाद आगे लिखा है L प्लस एप्सिलॉन, L में कुछ चीज जुड़ गई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमेशा 0 से बड़ी क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि L प्लस एप्सिलॉन L से तो बड़ा ही होगा, इसलिए बीच में ये वाला चिन्ह आपको दिख रहा है, क्योंकि उधर L प्लस एप्सिलॉन है, यानी L में कुछ जुड़ा हुआ है तो वो L से ज्यादा होगा, और इधर L है तो उधर बढ़ गया। ये चीजें तैयार हो गई। इसमें से मैंने किसको किसको उठाया, इस Sn को उठाया, सबसे बीच वाले को, इसको लिया और इसको लिया, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं कि Sn लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन। Sn का मान L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये आपको इशारा करता है मॉड की तरफ। तो ये हम कैसे लिखते हैं, Sn माइनस L का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये ऐसे हो जाता है। मॉड की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है तो ये हमेशा x लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन और a माइनस एप्सिलॉन, तो ये वाला प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखें, ठीक है। ये वाला गुण हमेशा याद रखें। और देखो x की जगह वहां पे आपको Sn दिख रहा है और a की जगह वहां पे आपको L दिख रहा है, ठीक है, a की जगह आपको L दिख रहा है। तो देखो ये दोनों मतलब ये बाई कंडीशनल साइन है, यानी कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है और ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। तो आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे देखो a माइनस एप्सिलॉन, a माइनस एप्सिलॉन यानी कि L माइनस एप्सिलॉन, तुलना करो, a की जगह L को देखो और Sn की जगह आप x को देखो। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मॉड्यूलस, जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसके अगर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप इसको ये अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन के डेफिनेशन के साथ साथ जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सब आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये प्रॉपर्टी याद रखें और उसके हिसाब से ये हुआ है।
और अब जो हुआ है उसको देखो वो कितना गजब हुआ है। ये मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आपको प्राप्त हुआ है। ये डायरेक्ट आपको क्लिक करता है सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पर, यानी कि कोई भी अनुक्रम अभिसारी होता है तो उसकी यूनिक लिमिट और वो परिमित होनी चाहिए, फाइनेट, यूनिक एंड फाइनेट लिमिट का अस्तित्व होगा, वही लिमिट के रूप में आपको एल नजर आ रहा है। और ये पूरी डेफिनेशन जहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है वो तो शुरू से ही अपन लिए हुए हैं, तो ये पूरी डेफिनेशन जो है किस पे फिट बैठ रही है, ये आपको बता रही है वो कि सीक्वेंस जो है वो क्या है, अभिसारी है। ठीक है, ये अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा की ओर आपको ले गई है। तो और ये जो यहाँ लिखा हुआ है एल, वो उस अभिसारी अनुक्रम की लिमिट को बता रहा है, सीमा को बता रहा है। और यही हमको सिद्ध करना था कि अगर कोई अनुक्रम जो कि एक दिष्ट है और एक दिष्ट है, अगर वो परिबद्ध भी है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो अभिसारी होगा। ये हमें सिद्ध करना था। अभी हमने अनुक्रम को एक दिष्ट वर्धमान मान के चला था, अगर आप एक दिष्ट ह्रासमान मान के चलते तब भी आप ये सिद्ध कर सकते थे, तो वो आप उसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये रहा थ्योरम, काफ़ी छोटा सा है, दिख भले थोड़ा आपको बड़ा रहा है, आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो काफ़ी छोटा होगा, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो इसी थ्योरम पे बेस्ड रहेंगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स रहेंगी, एग्ज़ाम में वो प्रॉब्लम्स आते हैं। आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इस थ्योरम को जरूर से तैयार कीजिएगा। लास्ट सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे ये बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा और आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।